आज की कहानी है शोक का पुरस्कार। सोज़े वतन प्रेमचंद की कहानी। ये सिले सितम शीर्षक से सोज़े वतन में 1908 में संकलित हुई थी। तो कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है। मैं यूनिवर्सिटी से आ रहा था, यूनिवर्सिटी हॉल से आ रहा था, बहुत खुश था, बहुत खुश था। मुझे एमए की डिग्री मिल गई थी। अच्छा, डिग्री ही नहीं मिली थी, अव्वल नंबर मेरे आए थे। वाइस चांसलर साहब ने खुद मेरे साथ हैंडशेक किया था और कहा था भगवान तुम्हें खूब शक्ति दे, तुम अच्छे अच्छे काम करो। बहुत खुश था। दोस्तों ने तो फिर दावत की मांग चालू कर दी। घर आए, खूब उनको दावत दी और इस सब में 12 बज गए रात के। 12 बज गए रात के तो मैं लेटा, सोने के लिए लेटा, तो मेरा ख्याल गया मिस लीलावती की तरफ। मिस लीलावती, आहा क्या सुंदर थी। गला इतना मीठा, मुस्कान इतनी प्यारी, इतनी खुश मिजाज, बहुत खूबसूरत। कितना भाग्यशाली होगा वो आदमी जिसका ब्याह मिस लीलावती से हो। क्या लेडी थी। मुझे ऐसा लगता था कि वो मुझे थोड़ा थोड़ा तो पसंद शायद करती है। हम लोग बायरन, कीट्स, शैली की बातें करते थे, प्रेम और प्रेम दर्शन की बातें करते थे। मैं उसके पिताजी से मिलने जाता था, वो दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे। कभी कभी वो जब नहीं होते थे तो इतने तपाक से मुझसे मिलती थी। मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं ईसाई धर्म अपना लूं तो शायद वो मुझे पति के रूप में स्वीकार कर ले। लेकिन लेकिन मैं अपना मालिक नहीं था। 2 साल पहले मेरा ब्याह हो चुका था एक ऊंचे घर की लड़की से, कुमुदनी। देखा भी नहीं था मैंने उसे। खत लिखे थे 2-4, उसने जवाब भी नहीं दिया। तालीम ऐसी ही होगी उसकी। तो क्या मैं मिस लीलावती से हाथ धो दूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बगावत करूंगा। मैं अपने परिवार से नाता तोड़ दूंगा। मैं सबसे नाराज होकर अलग हो जाऊंगा। मैं कुमुदिनी को छोड़ दूंगा। मिस लीलावती को नहीं छोड़ने वाला मैं। कुमुदिनी के साथ कैसे गंवारा होगा मेरा समय। जिस तरह से मैं बात कर पाता हूँ लीला से, उससे कहाँ बात कर पाऊंगा। नहीं नहीं, मैं छोड़ दूंगा उसको। तय कर लिया मैंने। ये सब मैंने अपनी डायरी में लिखा और लिख के मेज पे रख दिया और सो गया। सुबह उठा तो देखा मेरे सामने निरंजन जी बैठे हैं, बाबू। निरंजन बाबू कुमुदिनी के भाई थे। क्या सुंदर स्वस्थ नौजवान। बहुत पटती थी हम दोनों की और बड़े ऊंचे पद पे नियुक्त थे वो। यहीं पे आ गए थे अभी ट्रांसफर पे। अब बैठे थे सामने, डायरी पढ़ रहे थे। मैंने कहा तुमने पढ़ा? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा कुमुदनी से मत कहना। उनका नहीं कहूँगा। डायरी रख दी। उन्होंने कहा मैं खत आया है, पिताजी की तबीयत खराब है, मैं 2-3 दिन में जा रहा हूँ, तुम आओगे? मैंने कहा नहीं नहीं, अभी तो मुझे माफ करना। अभी कैसे जाता मैं? वो चले गए। मैंने हजामत बनाई, कपड़े वपड़े पहने, तैयार हुआ और चल दिया मैं मिस लीला के घर। घर पे गया तो देखा इतना बड़ा ताला। पता चला 2-3 दिन से वो यहाँ है ही नहीं, नैनीताल चली गई है। समझ में नहीं आई बात। उनकी तबीयत बिगड़ गई अचानक, ऐसा बताया गया। मैंने कहा मुझसे कुछ कहा नहीं लीला, तुम मुझसे नाराज हो गया, रूठ के गई हो, पर मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं? तुम बेवफा तो नहीं हो? बेवफाई की तो उम्मीद नहीं थी तुमसे। खैर मैंने सोचा मैं भी जाता हूँ नैनीताल। घर गया, सामान बांधा मैंने, निकल पड़ा। पर जैसे मैं घर पहुंचा और निकलने वाला था, एक खत मिला। खत लीला का। उसमें लिखा था मैं बहुत बीमार हूँ, मैं नैनीताल जा रही हूँ, डॉक्टर कहते हैं प्लेग है, बचने की कोई उम्मीद नहीं। खत मेरे हाथ से गिर गया। फिर भी मैंने अपना सामान उठाया और मैं आगे बढ़ा। आगे जब गया तो मुझे वो साहब मिले और उनके हाथ में तार, और तार उन्होंने मुझे दिया। हाय राम,
मैं तो बेसुध होके बैठ गया। तार भी पढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। जानता था क्या लिखा होगा। लीला, तुम इतनी जल्दी मुझसे जुदा हो गई। समझ नहीं सकते मेरी क्या हालत हुई। वो जो वो जो गम होता है ना, वो जो अफसोस होता है, मैं समझा ही नहीं सकता आपको। अंधेरा छा गया मेरे आंखों के सामने। दिल धक सा रह गया। ऐसी सी दशा मेरी बनी रही तो मेरे दोस्तों ने समझाया, बुझाया। उन्होंने कहा तुम जाओ जरा, चले जाओ जरा, कहीं घूम घाम आओ। ऐसे में कैसे होगा। तो मैं गया, विंध्याचल गया, पारसनाथ गया। से 2-3 महीने निकल गए और फिर मैं माउंट आबू में था। तब मुझे एक चिट्ठी मिली। मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बना दिया गया था कॉलेज में। लाचार लौटना पड़ा, काम संभालना पड़ा। पर वो दोस्तों से मैं नहीं मिला कि संगत अब मुझे पसंद नहीं थी। हंसी मजाक कुछ पसंद नहीं था। अंधेरा सा छा गया था जीवन में। एक दिन उसी अंधेरे में लेटा हुआ था अपने कमरे में, तो मुझे गाने की आवाज सुनाई दी। पिया मिलन है कठिन बावरी। अरे ये तो लीला का गाना था। कौन गा रहा है। मैं उठा, बाहर गया। सामने वाले घर से आवाज आ रही थी। दरवाजा खटखटाया। ऐसे किसी अनजान के घर में जाना नहीं चाहिए, लेकिन मैं तो उस वक्त होश में ही नहीं था। दरवाजा खुला, एक बुढ़िया ने खोला और अंदर चले गई। मैं भी अंदर गया तो देखा एक नौजवान हारमोनियम के साथ बैठ के गाना गा रहा है। उसने मुझे देखा और एकदम से शर्मा के खड़ा हो गया। मैंने कहा नहीं तुम गाओ, कितना सुंदर गा रहे हो, तुम तो इस फन के उस्ताद लगते हो। बोले नहीं, ऐसी नौसिखिया हूँ। मैं बैठ गया। मैंने कहा तुम गाओ, क्या नाम क्या है तुम्हारा। उसने कहा मेरा नाम मेहर सिंह है। वो पंजाब से आया था यहाँ पढ़ाई करने। मैंने बहुत जिद की, प्लीज वो गाना सुनाओ मुझे, वो गाना मुझे बहुत पसंद है। लेकिन वो सुनाए ना, शर्माए। फिर मैं उठ खड़ा हुआ, जाने लगा तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। बोला आप तो नाराज हो गए। बोला मैं नाराज होने का मेरा हक नहीं है आप पे। तो उसने कहा चलो मैं सुनाता हूँ, आप बैठिए। तो मैं बैठा, उसने वही गाना सुनाया। लिया मिलन है कठिन पावरी। मुझे ऐसा लगा जैसे खुले मैदान में कहीं पे लीला बैठे मुझे देख रही है हसरत भरी आंखों से। खो गया मैं, बहुत खुश हुआ। जाने लगा तो उन्होंने कहा कभी कभी आया कीजिएगा, अच्छा लगा। मैंने कहा कृतज्ञ हूँ आपका, और मैं चले गया। कभी कभी मैं तो हर शाम पहुंच जाता था। हर शाम 2-4 गानों की फरमाइश करता था। फिर मैं उसको पढ़ाने भी लगा। पढ़ने में इतना होशियार ये बच्चा, बहुत अच्छा पढ़ा है, इतना समझदार, इतना ज़हीन। मैंने कभी किसी को देखा नहीं था, किसी नौजवान को। और इतना नेक, एक मतलब ऐसा बच्चा तो क्या कहेंगे। मैं उसको पढ़ाने लगा तो लेकिन वो मुझे शिष्य नहीं लगता था, दोस्त बन गया था मेरा। बहुत अच्छा लगता था उसके साथ। और वो पढ़ाई में इतना अच्छा, अंग्रेजी के ऊपर उसने योग्यता ऐसे प्राप्त की, अव्वल नंबर पा रहा था, सारी बाजी जीत जा रहा था, बहुत अच्छा कर रहा था वो। एक दिन मैंने उससे कहा मेहर सिंह तेरी शादी हुई। तो मेहर सिंह ने कहा नहीं, करूंगा भी नहीं। मैंने कहा क्या बात करो, तुम शादी क्यों नहीं करोगे। उसने कहा मेरे जैसे जाहिल गंवार से कौन शादी करेगा। पागल हो तुम, तुम्हारा जैसा समझदार इंसान तो मैंने देखा ही नहीं कभी, इतना होशियार, इतना समझदार। मैं जो भी बातें करता था, किसी भी बारे में ऐसा सुनता था, ध्यान से सुनता था, सब समझ में आ रहा है। मैंने कहा तुमसे तो कोई भी शादी कर लेगा, कोई पढ़ी लिखी लेडी मुझसे खुश होगी। हाँ बेशक खुश रहेगी। बहुत दिन ऐसे बीते। एक बार फिर मैं शिमला जा रहा था, शिमला घूमने जा रहा था, तो साथ में मेहर सिंह भी आ गया। शिमला में मैं बीमार पड़ गया, चेचक फफोले पूरे शरीर में,
डॉक्टर ने सख्त मना किया मेहर सिंह को मेरे आसपास मत आओ, लेकिन आठों पहर वो तो वहीं बैठा रहता, मुझे खिलाता, उठाता, देखता, दहलाता, सब कुछ। अब मैं इतना हैरान कि ये तो मेरे भाइयों से भी ज्यादा, सगे भाई से ज्यादा सेवा कर रहा है। एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने सिसकियों की आवाज सुनी। मैंने कहा मेहर सिंह तुम रो रहे हो? उसने कहा मैं क्यों रोऊंगा? तुम झूठ मत बोलो, तुम रो रहे हो, सिसकी की आवाज सुनी मैंने। बोला हाँ थोड़ी घर की याद आ रही है। मैंने कहा फिर तुम झूठ बोल रहे हो, सच बताओ। तो उसने उठा के आईना दिखाया। ये मेरे चेहरे को क्या हो गया था? मैं जो अपनी सुंदरता पे इतना नाश करता था, आज बिल्कुल क्या बताऊं क्या हालत हो गई थी। और मेहर सिंह तो इतनी सेवा उसने मुझे की, मेरी की, कि मौत के मुंह से वापस ले आया वो मुझे। खैर ठीक तो हो गया मैं। अब वापस जाने की तैयारी हुई तो मेहर सिंह अपने पहले चले गए, निकल लिए थे। मैं अपना सामान वामान बांध के जाने को तैयार हो रहा था, तब तक एक गाड़ी रुकी तो उसमें से मैंने देखा कि मिस लीला आ रही है। मिस लीला, आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा था। वो सामने आई, उसने सलाम किया, हाथ बढ़ाया तो मैं बौखलाहट में हाथ तो बढ़ा लिया, मैंने हाथ मिला लिया, लेकिन ये क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा था कुछ। उसने कहा ऐसे ही देखते रहोगे कि कुर्सी वुर्सी कुछ लाओगे मैं बैठूं? कुर्सी लाया, वो बैठी। उसने कहा क्या तुम मुझे भूल गए हो? मैं भूलूंगा तो उम्र भर नहीं, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा ये कैसे, क्या तुम स्वर्ग से लौट आई हो क्या? फिर मैं उसको देखता रहा। मैंने कहा वो तार, वो चिट्ठी? उसने कहा मैंने ही लिखी थी। पर क्यों? मेरे साथ ऐसा धोखा क्यों किया तुमने? अगर मर गई थी तो मर ही रहती, वापस क्यों आई फिर? उसने कहा अरे चलो मैं तुम्हें सब समझाऊंगी, लेकिन अभी तुम मेरे साथ चलो। हाथ पकड़ा उसने मेरा, मेरे साथ चलो, मेरी एक दोस्त से मिलाना है। मैं तुम्हारी दोस्त से? समझ में नहीं आ रहा था। वहां गए तो एक युवती बैठी हिंदुस्तानी कपड़ों में, घूंघट लेके। मैंने कहा बोले पहचाने इसको? मैं कैसे पहचानूंगा, मैं जानता ही नहीं, कभी मिला ही नहीं। बोला ये कुमुदनी है। कुमुदनी? घूंघट हटाओ। घूंघट हटाया, चांद से सा चेहरा, बादलों से जैसे चांद निकला हो। मैं देख तो रहा था तो देखा ये नाक में तिल, ये हाथ में अंगूठी, ये दिखी दिखी सी क्यों लग रही है? लीला ने कहा तुम तो बड़े होशियार बनते थे, बड़े कितने नजर है, पहचाने नहीं? मेहर सिंह तो मेरे दोस्त की तरह लग रही है, ये मेहर सिंह है। कुमुदनी ने मेहर सिंह का रूप लेके इतने दिन मेरे साथ बिताए। मैंने गले से लगा दिया। मैं तो खुशी से पागल होए जा रहा था और वो टप टप आंसू रोए जा रही। फिर मैंने देखा लीला की तरफ। लीला बड़े कोमल भाव से मुझे देख रही थी। मैंने कहा जीवन भर हम तुम्हारे कृतज्ञ रहेंगे, तुम तो देवी हो लीला। देवी ने कहा अब मिल गया ना शोक का पुरस्कार। यही थी कहानी।